पुश्तैनी महल में रहने वाली 3 बहू वर्सेस जंगल में रहने वाली 2 बहुओं की ड्रेस। बड़ी माँ, आपके बिना घर में कोई भी काम ठीक से नहीं हुआ तो क्या अब हो पाएगा? आपके होने से ही हमारा वो आलीशान घर पुश्तैनी महल था, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक बंजर हवेली जैसा महसूस होता है। हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए और चलिए हमारे साथ चलकर उस पुश्तैनी महल को फिर से रोशन कर दीजिए। निशा अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर पुश्तैनी महल से अपनी बड़ी माँ सुमेधा और दोनों भाभियों शिखा और वर्षा के घर, जो कि जंगल में खड़ा था, वहां आकर हाथ जोड़कर अपनी शादी में बुलाने की विनती कर रही थी। अब तुम्हें हमारी उस घर में जगह और जरूरत महसूस हो रही है तो तुम सीधा उस पुश्तैनी महल हमारे इस जंगल में खड़े छोटे से घर में आकर हमसे विनती कर रही हो कि हम तुम्हारी शादी में आ जाएं। हम वो सब कैसे भुला सकते हैं जो तुम सबने हमारे साथ किया। तुम्हारी दादी के लिए जो भी हमने किया वो उन्होंने एक पल में भुला डाला। सारा यकीन भरोसा सब तोड़ दिया और तो और इतना काफी नहीं था, हम सबको भरी महफिल में बुलाकर तुम्हारी भाभियों ने दोबारा बेइज्जत किया और तुम्हारी दादी सिर्फ खड़ी हुई देख रही थी। उनके मुंह से हमारे लिए एक शब्द भी निकलना गवारा नहीं था। हम कैसे भुला दे वो सब? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बड़ी माँ, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। निशा हाथ जोड़कर लगातार विनती कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी बड़ी माँ पुश्तैनी महल को छोड़कर जंगल कैसे पहुंची, क्या हुआ था उनके साथ और क्यों वो पुश्तैनी परिवार से इतनी नाराज थी। जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। अरे वाह, हमारे घर के खाने का स्वाद तो दिन पे दिन बढ़ रहा है। मानना पड़ेगा कि मेरी बड़ी बहू की दोनों बहुएं बहुत काबिल हैं। सुमेधा की दोनों बहुएं मिलकर पूरा परिवार को जिम्मेदारी से खाना खिला रही थीं। वहीं दूसरी तरफ रानी, जो कि इंदिरा की छोटी बहू थी, उसकी तीनों बहुओं का ध्यान सिर्फ खाने की तरफ था। वो बिना किसी बात पर ध्यान दिए बस अपनी धुन में खाना खा रही थी। ये बात इंदिरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुमने सुना मैंने क्या कहा? क्या हुआ दादी जी? कौन सी दुनिया में रहती हो? कितना मगन होकर खाना खा रही हो? खाना बनाने से तो तुम्हें कोई मतलब नहीं, और तुम्हारी दोनों बड़ी भाभियां खाना बनाती हैं तो तुम्हारे मुंह से उनके लिए 2 अच्छे शब्द भी नहीं निकल सकते। अब खाना अच्छा बनाए भाभी जी। बेवकूफ, मैंने तारीफ करने को बोला क्या? ये बताओ कि तुम दोनों घर के काम करना शुरू करोगी और कब तक अपनी भाभियों के हाथ की बनी रोटियों के निवाले तोड़ती रहोगी? मत बोलो तुम पुश्तैनी परिवार की बहुएं, और पुश्तैनी परिवार की बहुएं कभी तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं थी। इंदिरा की बात सुनकर तीनों बहुएं और उनकी सास को बड़ा बुरा लगा। अरे नहीं माँ जी, इन्हें भी खाना बनाना आता है, बस अभी नहीं है, शादी को कुछ ही महीना हुआ है तो जरा अभी खुली नहीं है और कुछ नहीं। कुछ महीने तुम्हें कम लग रहे हैं तो ठीक है, देखती हूँ कि कब तक ये इस तरह रहेंगी। मैं अभी इस बात का खुलासा कर देती हूँ कि मैंने अपने मन में रखी थी कि मेरी जिस भी बहू की बहुएं ज्यादा काबिल होंगी और अपनी काबिलियत से मेरा दिल जीतेंगी। मैं अपनी सारी जायदाद उन्हीं के नाम करके दुनिया से चली जाऊंगी। इंदिरा की अचानक से इतनी बड़ी बात बोलने पर सभी कुछ देर के लिए बिल्कुल चौंक गए। रानी और उसकी तीनों बहुओं के तो गले में खाना ही अटक गया और सुमेधा और उसकी बहुओं को भी एक झटका सा लगा। खाना खाने के बाद रानी ने अपनी तीनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाया। सुना तुमने कि तुम्हारी दादी सास ने क्या कहा कि वो अपनी सारी जायदाद काबिल बहुओं के नाम कर देंगी? और काबिल बहुएं कौन है? हाँ, वर्षा और शिखा, मेरी जेठानी सुमेधा की बहुएं। क्योंकि तुम तो जब से इस घर में आई हो एक तिनका भी इधर से उधर नहीं किया। अगर ऐसे ही रहोगी तो एक दिन कटोरा हाथ में लेकर सड़क पर नजर आओगी। रानी की बात सुन के उसकी तीनों बहुएं बुरी तरह से डर गईं। क्या हाथ में कटोरा और सड़क पर? मतलब भीख मांगना? हे भगवान, ये हमारे बारे में क्या सोच रही है सासू माँ? सही तो कह रही हूँ, जल्दी कुछ करो वरना तुम्हारे पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। प्लीज ऐसा मत बोलिए माँ जी, हम कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। क्या करोगी? तुम तीनों से कुछ आता तो है नहीं, तो क्या नाच गाना करके अपनी दादी सास को खुश करोगी? आप बस देखती जाओ कि हम क्या करेंगे। इसके थोड़ी ही देर बाद रानी की तीनों बहुएं पुश्तैनी महल के बीचों बीच खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाना और रोना पीटना शुरू कर देती हैं। हे भगवान, किसकी इतनी बुरी नजर थी हमारे गहनों पर कि एक अंगूठी भी नहीं छोड़ी, पूरी अलमारी कंगाल कर डाल दी है। रोने पीटने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग आ जाते हैं। हाँ, न जाने किस मनहूस चोर ने हमारे सारे गहने चुरा लिए।
वो भी नहीं छोड़े जो हम अपने घर से लेकर आए थे। हाय, अब हम क्या पहनेंगे? क्या हुआ है? क्या चुर गया? क्यों तुम तीनों ने पूरा घर सर पर उठा रखा है? दादी जी, हमारे सारे गहने चोरी हो गए, अब हम क्या करेंगे? हाँ माँ जी, और चोर इतना लालची था कि एक छोटी सी नाक की लौंग तक नहीं छोड़ी, सब कुछ ले गया। हाँ दादी जी, जो गहने हम अपने घर से लाए थे वो सब भी चुरा लिए, कुछ नहीं छोड़ा उन बेरहम चोरों ने। तीनों बहुओं की बात सुनकर दादी सास उन तीनों के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि अलमारी का सारा सामान पूरे कमरे में फैला हुआ था। सारे कपड़े बिखरे हुए थे और उनके सारे गहने वहां से गायब थे। इंदिरा कुछ कहने के लिए मुंह ही खोलती है कि तभी पीछे से इंदिरा की एक दासी चिल्लाते हुए वहां आती है। मालकिन, मालकिन, मालकिन सुनिए। क्या हुआ? इतना घबराई हुई क्यों हो? मालकिन, आपकी तिजोरी से सारा कैश और प्रॉपर्टी के कागज किसी ने चुरा लिए हैं। क्या? क्या बोल रही हो? किसने की यह हरकत? आज तक कभी पुश्तैनी महल में किसी ने चोरी नहीं की। किसकी इतनी हिम्मत हुई इतना बड़ा कांड करने की? जाओ, जाकर महल के सारे काम करने वालों को मेरे पास लेकर आओ, यहाँ तक कि बावर्चियों को भी। इंदिरा के कहने पर दासी पुश्तैनी महल के सभी काम करने वालों को इंदिरा के सामने लाकर खड़ा कर देती है। उन सभी को कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें इस तरह क्यों बुलवाया गया है। इसके बाद इंदिरा एक एक नौकर, बावर्ची और बगीचे के मालियों से पूछती है और उनकी पूरी तलाशी भी लेती है, क्योंकि उन्होंने चोरी नहीं की थी तो उनके पास कुछ नहीं मिलता। और अब इंदिरा को गुस्सा आ जाता है। नहीं बताओगे? सीधे सीधे जवाब दे दो, वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इंदिरा की बात सुनकर महल के सारे काम करने वाले बुरी तरह से डर गए। तभी दादी जी, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने ये काम किया होगा। ये सभी तो हमारे भरोसेमंद हैं। आखिर ये इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ दादी जी, वर्षा भाभी सही कह रही है, ये सब तो हमारे भरोसेमंद नौकर हैं। मुझे तो लगता है कि ये किसी घर के मेंबर का ही काम है। ये क्या कह रही हो खुशी? घर के मेंबर्स में से ऐसा कौन कर सकता है? भला अपने ही घर में कोई चोरी क्यों करना चाहेगा? अगर ऐसी ही बात है तो घर में तो कोई नहीं आया, ऊपर से किसी नौकर ने भी चोरी नहीं की, तो फिर कौन कर सकता है? हाँ दादी जी, महक सही कह रही है, मुझे भी यही लगता है कि घर में से ही किसी ने चोरी की है। आजकल किसी का कुछ पता नहीं। आपको सिर्फ नौकरों को नहीं बल्कि पूरे घर की तलाशी लेनी चाहिए। इंदिरा थोड़ी देर सोचती है, फिर अपनी दासी और अपने करीबी नौकरों को घर की तलाशी लेने को बोल देती है। फिर जो हुआ उस सब की इंदिरा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वर्षा और सुमेधा के बेड के अंदर से सारा चोरी का सामान मिला, जिसमें तीनों बहुओं के गहने, प्रॉपर्टी के कागज और ढेर सारा कैश था। भोली शक्ल और नियत में खोट। भला किसी ने सोचा था कि ये ऐसा कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब हमने नहीं किया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारे यहाँ हमारी भाभियां चोरी करेंगी। हद की भी हद हो गई। मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में आस्तीन के सामान रह रहे। नहीं माँ जी, दादी जी, ये जरूर किसी की साजिश है। हमारा यकीन कीजिए, हमने ये चोरी नहीं की। अरे अरे नहीं वर्षा, तुम घबराओ नहीं, हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम दोनों ने ये नहीं किया है। ये जरूर किसी की साजिश है। हम जल्द ही असली चोर का पता निकाल लेंगे, है ना माँ जी? इंदिरा सुमेधा की बात पर थोड़ी देर चुप रहती है, जिससे सुमेधा और उसकी बहुएं और ज्यादा घबरा जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर इंदिरा अपनी दासी से उस सामान को वापस उसकी जगह रखवाने को कहती है और वहां से चली जाती है। सुमेधा को इस बात पर यकीन कर पाना नामुमकिन लग रहा था कि उसकी सास ने इस बात पर यकीन कर लिया कि चोरी उसकी दोनों बहुओं ने की है। सुमेधा भारी दिल लेकर वहां आंसू बहाती हुई खड़ी रह गई। माँ जी, संभालिए अपने आप को, ये दिल छोटा मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी जी को हम पर यकीन आ जाएगा। वर्षा और शिखा आने वाले तूफान से बेखबर उस वक्त किसी तरह अपनी सास को संभाल लेती हैं। कुछ देर बाद वर्षा और शिखा खाना बनाने के लिए रसोई में जाती हैं कि तभी, रुक जाओ, कहाँ जाने की सोच रही हो तुम दोनों? कहीं आप फिर से कुछ चुराने की तो नहीं सोच रही हो? पहली बात, तुम ये जानती हो कि ये चोरी हमने नहीं की है, और दूसरी बात, तुम ये भी जानती हो कि हम यहाँ रसोई में क्या करने आए हैं, तो हमें तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। बात अगर समझ आ गई हो तो अब यहाँ से जाओ और हमें शांति से खाना बनाने दो। खुशी पर उन दोनों की बात का कोई असर नहीं था। वो वहां से जरा नहीं हिलती, बल्कि वहां प्रिया और महक भी आ जाती हैं और फिर तीनों रसोई के दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं।
दादी जी ने खास तौर से आज हमसे खाना बनाने के लिए कहा है, इसलिए तुम अब यहाँ से जा सकती हो। झूठ मत बोलो, अब हटो हमारे रास्ते से। नहीं वर्षा, महक सही कह रही है। मालकिन ने आज तीनों छोटी बहुओं को ही खाना बनाने को कहा है। वर्षा और शिखा को अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं होता और वो दोनों भारी कदमों से अपनी नम आंखें लिए वापस अपने कमरे में चली गईं। ये सब सुमेधा पीछे से देख रही थी और उसे अपनी बहुओं के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर ही क्या सकती थी। अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रानी और उसकी तीनों बहुओं ने सुमेधा और उसकी दोनों बहुओं का जीना दुश्वार कर दिया था। ना तो वो उन्हें रसोई में जाने देती और ना ही महल के किसी और हिस्से में। अब सुमेधा और उसकी बहुओं का फासला सिर्फ उनके कमरे तक ही बन गया था। फिर एक दिन, माँ जी, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। ये घर अब मेरे लिए नरक बन चुका है। यहाँ सांस लेना भी दुश्वार है। मैं अपने दोनों बेटों और बहुओं को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मुझे यहाँ कभी वापस ना लौटना पड़े। इतना कहकर सुमेधा अपना और अपनी दोनों बहुओं का सारा सामान पैक करके कुछ पैसे लेकर वहां से चली जाती है। इंदिरा उनसे कुछ कहना तो चाहती थी, उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके होठ सिल गए हो। वो बस अपने आधे परिवार को घर से जाते हुए देखती रह गई। अब सुमेधा का परिवार इधर उधर भटक रहा था। माँ, हम घर तो छोड़ आए हैं, पर अब हम जाएंगे कहाँ? लोग क्या सोचेंगे अगर वो हमें इस तरह से देखेंगे तो? कि क्या हमें पुश्तैनी घर से निकाल दिया गया है? ऐसे तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। उससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है, जो हमारे अपने ही घर में हुई है। और वैसे भी हम लोगों के बीच नहीं जाएंगे। हम अपनी मर्जी से वो पुश्तैनी महल छोड़कर आए हैं, इसलिए हम लोगों को इस बात का पता नहीं लगने देंगे। लेकिन माँ, हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास रहने के लिए अब बस एक ही ठिकाना बचा है। सुमेधा अपने परिवार को लेकर अपने उस जंगल में बने लकड़ी के छोटे से केबिन में ले जाती है, जो कि जंगल में बना हुआ था, जहां वो कभी पिकनिक मनाने या कुछ सुकून का समय बिताने आया करते थे। वो लकड़ी का घर जैसे तो बहुत छोटा था, लेकिन उस घर में उस पुश्तैनी महल के आगे बहुत सुकून। उन्हें वहां किसी की भी बातें नहीं सुननी पड़ती। लगता नहीं कि हम इस छोटी सी लकड़ी के घर में ज्यादा समय तक रह पाएंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कम से कम अब हमें उल्टी सीधी बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। किसी तरह सुमेधा का परिवार जंगल में बने उस छोटे से लकड़ी के घर में अपना गुजारा कर रहा था। उन्हें वहां रहने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि वो अब वापस उस पुश्तैनी महल में नहीं जाएंगे। फिर एक दिन महल से कुछ सैनिक उनके पास एक शादी का बुलावा लेकर आते हैं, जो कि सुमेधा की नंद की बेटी की शादी थी। नहीं, हम में से कोई भी कहीं नहीं जा रहा। चाहे जो भी हो जाए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब हमारा उस पुश्तैनी महल के किसी भी सदस्य से कोई लेना देना नहीं। नहीं माँ जी, ऐसा क्यों सोच रही हैं? जो हुआ हमारे घर में हुआ, इसमें बुआ सास का क्या कसूर है? उन्होंने तो सिर्फ अपनी बेटी की शादी के लिए हमें बुलाया है। हाँ माँ, भले हमें दादी जी और छोटी माँ में से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इस सब में बुआ सास को शामिल नहीं कर सकते। अगर हम वहाँ मेहमानों की तरह भी जाएं, तो हम उनका हाथ बटाने तो जा सकते हैं। ऐसे मौके पर उन्हें हमारी काफी जरूरत होगी। मैंने कह दिया ना, कोई नहीं जा रहा, बस। माँ जी, ऐसे जिद मत कीजिए। इस सब से बुआ सास का कोई लेना देना नहीं। अगर हम नहीं गए तो वो बहुत दुखी होंगी। क्या आप ये चाहेंगी? सुमेधा का अपनी नंद के साथ काफी अच्छा रिश्ता था। वो दोनों नंद भाभी से ज्यादा सहेलियों की तरह रहा करती थी। वो दोनों एक दूसरे का काफी साथ देती और सुमेधा ने अपनी नंद की शादी में काफी हाथ भी बटाया था। अपनी नंद के साथ बिताए वक्त को सोचकर सुमेधा वहां जाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन हम वहाँ पहन कर क्या जाएंगे? खास तौर से तुम दोनों। हमारे पास यहाँ कोई खास पोशाक नहीं है। माँ जी, हम वहाँ सिर्फ हाथ बटाने की नीयत से जा रहे हैं, इसलिए हमें कोई खास पोशाक की जरूरत नहीं। फिर क्या था, बड़े ही घबराए दिल के साथ सुमेधा अपने परिवार को लेकर अपनी नंद के घर पहुंचती है, जो कि काफी अच्छे से सजा हुआ था। घर में शादी का माहौल था। पूरा घर लाइट से रोशन था। चारों तरफ फूल लगे हुए थे और शहनाइयां बज रही थी। देखो तो जरा, कौन आया बिन बुलाए मेहमान। अब क्या यहाँ चोरी करने आए हो? तुम भिखारियों को यहाँ इस आलीशान शादी में किसने बुलाया है? अपनी हद मत भूलो महक। और भिखारी किसको बोला तुमने? हाँ, तुम्हें। जरा अपने कपड़े तो देखो, भिखारियों से भी बदतर हैं। वर्षा के इस तरह गुस्से से चिल्लाने से शादी में आए सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। और फिर, ओहो, आजकल चोरों की भी जुबान इतनी तेज चलने लगी है।
मैं यहाँ पर आए सभी मेहमानों को बताना चाहती हूँ कि ये चोरों का परिवार है। इस परिवार की बहुओं ने हमारे घर के सारे गहने चुराए थे, लेकिन खुशकिस्मती से हमने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। प्रिया की बात सुनकर सभी लोग उनके ऊपर हंसने लगे और बातें बनाने लग गई और सुमेधा का परिवार होठ से ले खड़ा था, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। सुमेधा को इस बात का अफसोस था कि उसने अपनी बहुओं की बात क्यों मानी और क्यों वो यहाँ पर आई, कि तभी उसकी निगाह अपनी सास इंद्रा और देवरानी पर पड़ती, जो चुप खड़ी दूर से यह सब देख रही थी। सुमेधा अपनी सास को नम आंखों से बस देखे जा रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैंची की जैसी जुबान वाली उसकी देवरानी बिल्कुल चुप खड़ी थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक उदासी थी। लेकिन सुमेधा इस बात को नजरअंदाज करके बिना एक पल गवाए वहां से चली गई। वो मंजर फिर मेरी आंखों में आंसू ले आया। मैंने इतनी बदनामी कभी किसी की नहीं देखी। जो मेरे साथ हुआ वो माफ करने जैसा नहीं है। बड़ी माँ, बस हमें एक मौका और दे दीजिए। मैं इस चीज की जिम्मेदारी लेती हूँ कि आपको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, मैं वादा करती हूँ। निशा की बात सुनकर दोनों बहुओं को उस पर दया आ गई। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों भाई भी उसे इस तरह नहीं देख सकते थे। हालांकि वो उनकी सगी बहन नहीं थी और अब सुमेधा उसे इतना हाथ जोड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने आने के लिए हाँ कर दी। निशा ने तभी अपनी बड़ी माँ को अपने गले से लगा लिया और वो बहुत खुश हुई। ये देख सुमेधा के दिल को भी काफी सुकून मिला। अब दिक्कत ये थी कि वो शादी में पहन कर क्या जाते। वर्षा, पिछली बार ऐसी ही एक शादी में हमारी कितनी बेइज्जती हुई थी। लोग हमारे कपड़ों की वजह से हम पर हंस रहे थे। भाभी, मत भूलिए कि हम पुश्तैनी परिवार से हैं। हम वहां पुश्तैनी अंदाज ओढ़कर ही जाएंगे। लेकिन कैसे? क्या आप जानती नहीं कि आपकी देवरानी को कितने अच्छे कपड़े डिजाइन करने आते और उसने घर के कारोबार में कितना योगदान दिया है? हाँ वर्षा, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई कपड़ा और सामान कुछ भी नहीं है। ऐसे में तुम कपड़े कैसे डिजाइन करोगी? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आपको मेरी थोड़ी सी मदद करनी है। हम अपनी पुरानी साड़ियों को ही नई ड्रेसेस में बदल देंगे। शिखा को पहली दफा में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी वर्षा की मदद करती है। वर्षा को शुरू से ही सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का बहुत शौक था, क्योंकि पुश्तैनी परिवार का कपड़े का बिजनेस था। तो वर्षा ने अपने इस हुनर से उनके कारोबार में भी बड़ी मदद की थी। अब वर्षा के हुनर का असली इम्तिहान था। वर्षा और शिखा दोनों जंगल से तरह तरह के पत्ते, झाड़ियां और लकड़ी के पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। साड़ियों को काटकर उसकी एक ड्रेसेस बनाती है और फिर उसमें जंगल से इकट्ठा की गई चीजों से डिजाइनिंग करना शुरू करती है। वो ड्रेसेस की पेटी पर छोटे पत्तों से डिजाइनिंग करती है और घेर को झाड़ियों से सजाती है। लकड़ी और पत्थरों से वो गहने और ताज तैयार करती है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। ऐसी चीजों से कोई इस तरह की ड्रेस बना सकता है? ऐसा लगता है जैसे किसी जंगल की परी के लिए ड्रेस तैयार की हो। वर्षा अपनी भाभी और सास के लिए भी इसी तरह की ड्रेस बनाकर तैयार करती है। जब सुमेधा उससे पूछती है कि हम वहां क्या पहनकर जाएंगे, तब वर्षा अपने हाथों से डिजाइन की वो जंगल की ड्रेस दिखाती है। वर्षा, तुम्हारे हुनर पर कोई शक नहीं। तुम बहुत अच्छी कलाकार हो। मैंने तुम्हारी कला का ये स्तर पहली बार देखा है। तुमने हमारे कारोबार को आगे बढ़ाने में काफी मदद की थी। सच में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वर्षा की आंखें खुशी से नम हो गईं। फिर अगले दिन तीनों सास बहू अपने मन को पक्का करके शादी के लिए तैयार होती हैं। वर्षा अपने हाथ से बनी ड्रेस को अपनी भाभी और सास को पहनाने में मदद करती है। उसके बाद तीनों पुश्तैनी महल की शादी में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुमेधा की दोनों बहुएं बिल्कुल जंगल की रानियों की तरह लग रही थीं। सुमेधा के मना करने के बावजूद भी वर्षा सुमेधा के लिए एक सीधी सादी ड्रेस तैयार करके उसे पहना देती है। सुमेधा को ड्रेस सीधी सादी थी, लेकिन उसकी बहुओं की ड्रेस ऐसी थी मानो वो उसे पहनकर रेड कारपेट पर उतरेंगी। सुमेधा को अपनी बहुओं को ऐसे देख बड़ी खुशी हो रही थी। चलिए माँ जी, अब हम जल्दी से शादी में चलते हैं। हाँ, लेकिन ये मत भूलना कि ये सब हम सिर्फ निशा की वजह से कर रहे हैं। किसी और से हमें कोई मतलब नहीं। इतना कहकर सुमेधा का परिवार पुश्तैनी महल में पहुंचता है। जैसे ही वर्षा और शिखा दरवाजे से घर में आई, शादी में आई सभी मेहमानों की निगाहें उन्हें देखकर फट गईं। उनकी ड्रेसेस इतनी यूनिक थी कि लोग उन पर से अपनी निगाह नहीं हटा पा रहे थे। क्या कलाकारी है! क्या ये इन्होंने बनाई है? कितनी अलग और कितनी सुंदर लग रही है। देखो तो जरा, ऐसे हरे भरे पत्तों से कोई इतनी अच्छी पोशाक बना सकता है? किसने सोचा था? जहां सभी लोग उनकी ड्रेसेस को टकटकी लगाए देखे जा रहे थे, वहीं शादी में एक विदेशी डिजाइनर आया हुआ था। जब उसकी निगाह उन ड्रेसेस पर पड़ी तो वो बहुत इंप्रेस हुआ। वाओ वाओ वाओ, क्या ड्रेसेस हैं, अमेजिंग। क्या ये तुमने डिजाइन की हैं?
वर्षा आदमी की बात पर हाँ में गर्दन हिलाती है। वर्षा की बनाई ड्रेसेस देखकर वो आदमी इतना खुश होता है कि वो वर्षा से अपने लिए ड्रेसेस बनाने की डील पक्की कर लेता है। इसी बहाने सुमेधा के बेटों को नया काम मिलने का मौका मिल जाता है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके लिए काम कर पाऊं। उनके बीच बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहां पर तीनों बहुएं आती हैं और वो कुछ कहने वाली होती हैं कि तभी रानी कहती है कि जो कुछ भी कहने की कोशिश की, आज मेरी बेटी की शादी है इसलिए चुप होकर पीछे हट जाओ। उसके बाद रानी सुमेधा के पास जाती है। सुमेधा उसे देख वहां से जाने को होती है कि तभी रानी उसे रोक कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, उस दिन जो भी आपके साथ हुआ, जो भी आप पर इल्जाम लगा, वो सब मेरी बहुओं का किया धारा था और उसमें मेरी भी गलती थी। आपके जाने के बाद मैंने अपनी बहुओं के असली रंग देखे कि किस तरह उन्होंने मेरी ही छाती पर नाचना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। सुमेधा चुप खड़ी रहती है कि तभी पीछे से, मुझे माफ कर दो बहू, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी असली अहमियत का पता चला। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों मुझसे इस तरह माफी मांग रही हैं? तुम अपनी मर्जी से यहाँ से गई थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस महल में वापस आ जाओ और इस महल को फिर से घर जैसा बना दो। इंदिरा को इस तरह पहली बार विनती करता देख सुमेधा खुद को रोक नहीं पाती और अपनी सास को गले लगाकर खूब रोती है और घर में वापस रहने के लिए हाँ कर देती है। सभी बहुत खुश होते हैं और रानी की तीनों बहू समझ जाती हैं कि अब तो चुप रहने में ही भलाई है। फिर क्या था, पुश्तैनी परिवार को वर्षा की वजह से एक नई डील मिल जाती है और सभी पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।